नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां उसका नाम है अनुनासिक संधि। अब देखिए, जस्व संधि में हमने दो सूत्र पढ़े, जलाम जशवंते और जलाम जश जसी। जसी सूत्र में वैसे हमको बहुत सारा जोर आता है और उदाहरणों में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बुद्ध, शुद्ध, सिद्धि, युद्ध, ऐसे पता नहीं जोर वाले पढ़े हमने। अगली संधि की बात करें हम तो नंबर 3 पर चरत्व जस्त्व के बाद इस विकार आदेश में नंबर 3 संधि आती है, उसका नाम होता है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। और दोस्तों, अनुनासिक संधि का सामान्य जो नियम है, सूत्र है, वो लिखा है यरो अनुनासिके, हालांकि यह का उच्चारण नहीं होना चाहिए पर आपको अवग्रह दिखाने के लिए, अनुनासिके अनुनासिको वा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। छोटा सा सूत्र देख लो आप, क्यों भाई, क्या लिखा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यहाँ पहला शब्द है यरो, फिर है अनुनासिके प्लस अनुनासिको प्लस वा। तो कहने का मतलब है यहाँ देखो दो बार पूर्व संधि हो रही है, यरो प्लस अनुनासिके, अनुनासिके प्लस अनुनासिको वा। और वा का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो वा का मतलब तो आप समझ जाना कि वा का मतलब होता है विकल्प से। इसका मतलब एक बार तो ये जो संधि कार्य आप करने जा रहे हो ना, ये होगा और एक बार नहीं होगा। क्या नियम है, क्या अर्थ है, कहना क्या चाहता है आपसे। तो आइए हम नियम की चर्चा अपने शब्दों में करते हैं। वैसे सूत्र का अर्थ क्या है कि यर वर्ण के पर में अनुनासिक वर्ण हो तो आगे वाले को भी अनुनासिक वर्ण हो जाता है। हम थोड़ा सीधा पढ़ते हैं कि वर्ग का वही पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर पहले हो। 1, 2, 3, 4 कोई अक्षर पहले हो और उसके बाद में आ जाए दोस्तों अनुनासिक वर्ण। तो कौन से नंबर का होता है, 5वां। तो 1, 2, 3, 4 किसी भी वर्ग का अक्षर हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाए तो आगे वाले वर्ण को उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है, 5वां। तो तीसरा, चौथा, 5वां था, तब भी हम कौन सा बना रहे थे, 5वां, तीसरा बना रहे थे ना। अब हम 5वां अक्षर यदि पर में हो तो 5वें वर्ण के रहने पर बताइए हम कौन सा अक्षर बनाने जा रहे हैं, पंचम वर्ण बनाने जा रहे हैं। लेकिन याद करो कि हम ये काम बताओ कैसे कर रहे हैं, विकल्प से। और विकल्प का मतलब है एक बार तो 5वां होगा और एक बार 5वां नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब 5वां नहीं करोगे तो इस संधि के साथ में एक और संधि का कार्य जो तैयार बैठी है, याद है आपको, 3, 4, 5 वर्ण पर में हो तो आगे वाले को एक बार क्या कर रहे थे हम, तीसरा। दोस्तों याद रखना, जब पंचम वर्ण काम करेंगे तब तो संधि का नाम हो जाएगा अनुनासिक संधि। और यदि तीसरा वर्ण जब अनुनासिक नहीं करोगे, तीसरा वर्ण आदेश करोगे, तब संधि का नाम हो जाएगा भैया जस्त्व संधि। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस सूत्र के द्वारा संधि कार्य किया जाता है, और वो संधि कार्य बताइए कौन सा होगा आपका, अनुनासिक संधि कार्य। और यदि अनुनासिक संधि कार्य यानी पंचम वर्ण आदेश नहीं करोगे, यानी एक बार अनुनासिक कर लोगे, एक बार जब अनुनासिक नहीं करोगे तो दूसरी संधि का जो दूसरा रूप आपका बनेगा उसका नाम बताओ क्या है, जस्त्व संधि का रूप है। तो यहाँ आपको कितने कितने रूप दिखेंगे, दो दो रूप दिखाई देंगे।
एक आपको अनुनासिक का रूप दिखाई देगा और दूसरा जस्तु का रूप। अनुनासिक में पंचम वर्ण आदेश होता है और जस्तु में आपका तीसरा वर्ण आदेश होता है। सूत्र का नाम क्या था? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। और यर का मतलब दोस्तों लगभग स्पर्शवर्णी होते हैं। यह से स्टार्ट करोगे हय वरल, लेकिन हय वरल को कोई काम ही नहीं होता है। फिर यम गणनम से लेकर के लास्ट आप चलोगे र तक, तब आपके लगभग इन्हीं वर्णों को अनुनासिक संधि का कार्य होता है। उदाहरणों से समझते हैं साहब ये कैसे क्या समझाना चाहता है। जैसे पदांत यर में कहाँ कहाँ हम काम करेंगे, तो जैसे उदाहरण के लिए आ जाइए, ग्रंथकार ने सबसे पहला जो उदाहरण लिखा वो मैं ले लेता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है कि एतद, उन्होंने द लिखा तो मैं भी द लिख देता हूँ। जैसे एतद प्लस मुरारी ही, ये तो बताइए मेरा क्या हो गया भाई? विच्छेद हो गया है। संधि का विच्छेद तो मैं करूँगा पहले, सबसे पहले ये लीजिए एतद प्लस मुरारी, और एक बार बताइए कौन सी संधि का काम करेंगे? अनुनासिक संधि का काम करेंगे। लीजिए अनुनासिक संधि में कौन सा वर्ण आदेश होगा? पंचम वर्ण आदेश होगा। और जब अनुनासिक संधि नहीं करेंगे तो तीसरा वर्ण आदेश होगा। तीसरा वर्ण आदेश होने का मतलब है जस्त संधि का दूसरा रूप तैयार हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखो वर्ग का कौन सा अक्षर है भाई? तीसरा अक्षर है। और तीसरे अक्षर के बाद में देखो देखिए आगे कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर है। तीसरे के बाद पांचवा अक्षर रहे तो एक बार तो बताओ तीसरे को क्या बनाओगे? पांचवा। और एक बार जब पांचवा नहीं बनोगे तो तीसरा। द का तवर्ग होता है और तवर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? न। तो एतद की जगह बताइए पंचम वर्ण क्या हो गया? न। और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है? मुरारी। और आपका शब्द बताओ क्या बन गया? एतन मुरारी ही। जब पंचम नहीं रहता तो तीसरा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे साहब पहले ही यहाँ तो तीसरा बना रखा है, तो ग्रंथकार ने उदाहरण दिया इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। बाकी एतत प्लस मुरारी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तय होता तो भी द होता और द है तो वैसे द रह ही जाएगा। तो जस्तु के प्रसंग में हमेशा यहाँ तीसरा वर्ण ही दिखाई देगा। पहला हो तो भी तीसरा करो और तीसरा है तो तीसरा रखो। ये लीजिए साहब। अब परीक्षा में आ जाएगी बताइए एतद मुरारी में कौन सी संधि है? जस्तु संधि। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि। और यही काम आगे चलता रहेगा। मान लीजिए क वर्ग का अक्षर आगे आ जाए तो क वर्ग का पांचवा कौन सा आएगा? न। अब हम एक एक क्रमशः वर्गानुसार लेकर चलते हैं। जैसे वाक प्लस महिमा, जैसे वाक प्लस महिमा। देखो देखिए आगे मिल गया पहला अक्षर, आगे इसके बाद पर में मिला पंचम, तो आगे वाले को भी पांचवा। अनुनासिक संधि में पांचवा क्या होगा? वांग। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? महिमा। लेकिन जब ये नहीं करेंगे तो तीसरा कर लो भैया जस्तु संधि में। अब बताइए वाक का तीसरा क्या करोगे? वाग। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? महिमा। ये जस्तु संधि का उदाहरण है और ये अनुनासिक का उदाहरण है। और आ जाइए इसी प्रकार से वाणी में जो निपुण है, वाक प्लस निपुणाः, वाक प्लस निपुणाः। पंचम अक्षर करो, पंचम है तो वाक की जगह वही वांग, आगे क्या है? निपुणाः। और जब पंचम नहीं करेंगे तो बताइए तीसरा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाग निपुणाः। क्या बन जाएगा? वाक निपुणाः। हे मूर्ख तुझको धिक्कार है। ये लीजिए धिक्कार का अव्यय पद होता है धिक, धिक के योग में होती है द्वितीया, इसलिए मूर्ख से लिखना पड़ेगा मूर्खम। मूर्ख को क्या है? धिक्कार है। आगे बताइए साहब, कै के स्थान पर पांचवा लेकर आओ, क्या बन गया? धिंग। और फिर आगे पंचम वही वर्ण वाला क्या जुड़ा? मूर्खम। मैंने कहा जी एक बार पंचम होता है, एक बार पंचम नहीं होता, तो फिर जस्तु संधि में तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। और देखिए जब हम क वर्ग का अक्षर नहीं देखेंगे और मान लीजिए कोई दूसरा अक्षर हमको मिल गया हो, ट वर्ग का अक्षर मिल गया हो, तो उस हिसाब से काम कर लेंगे। जैसे 6 महीने, सट प्लस मासाह, सट प्लस मासाह बनाओ रे भैया। टावर का अक्षर है उसकी जगह पांचवा लेकर आओ, क्या बन जाएगा? क्षण। और आगे क्या है? माशा, टठ डढ़ अणा। लेकिन मैंने कहा एक बार पंचम और एक बार तीसरा हो जाता है। तीसरा करोगे जस्तु संधि में तो टठ ड, आगे क्या है? मासा, बराबर क्या बन गया? षड माशा। ये जस्तु संधि का उदाहरण हुआ। मुझे 6 मूर्ति चाहिए, सट मूर्ति ही। लीजिए साहब, षट की जगह पंचम करो, पंचम है ना आगे, तो एक बार पंचम अक्षर करो, टठ डणा, मूर्ति जुड़ेगा आगे, एक बार पंचम।
और एक बार हम कर देंगे तीसरा अक्षर। तीसरा करोगे तो क्या बनेगा, षड्मूर्ति ही बन गया ना। उसी प्रकार से जैसे अलग उदाहरणों में हम लेवें, टा के अलावा हो सकता है कि हमारे पास कौन सा हो, डे भी हो, है ना। आगे चलो, जैसे तत् प्लस माँ, तत् प्लस माँ, माँ यानी मत, तो तय की जगह एक बार पंचम करो, तथ दद न, आगे है माँ, तन्मा। जब पंचम नहीं करेंगे तो तद तीसरा करेंगे, तद्मा। इसी प्रकार से पद या पद जो पैर का पर्याय है तो पद शब्द ही है, तो उसको हम पद ही लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पैर से जो नहीं चलता है वो पद प्लस नगाह, तीसरा है तो भी, पहला है तो भी, पंचम करिए क्या बन गया, पन्नगाह। और यदि हम यहीं करेंगे पंचम तो तीसरा रह जाएगा, पदनगाह। इसी प्रकार से नहीं, तत् न, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। लीजिए साहब, पत तत् है, तत् बोल रहा है मैंने, तत् प्लस न, तो बताइए क्या हो जाएगा, तन्न। क्या हो जाएगा, तन्न। और तन्न नहीं करेंगे तो तीसरा रह जाएगा, शब्द बन जाएगा हमका तद्न। इसी प्रकार से एक बहुत प्यारा उदाहरण है, मृत प्लस महिमा, मृत प्लस महिमा। लीजिए साहब, वो तय, इसके बाद में आपको मिला है म। आगे देखिए बाप, तय के स्थान पर हम क्या करने वाले हैं, न। शब्द आपका बना पंचम में न। पहला जो आपको रूप दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, मरण महिमा। लेकिन एक नियम है कि पदांत में तय और द से पहले री हो तो फिर तय के स्थान पर जो न बनाए हो ना आप, इसकी जगह न हो जाता है। तो मृण, आगे हो गया महिमा, तो अंतिम जो आपका रूप बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, मृत महिमा का मृण महिमा बनेगा। इसी प्रकार से जब आप ऐसा नहीं करोगे, तीसरा अक्षर रहेगा तो फिर आपका शब्द क्या बनेगा, मृद महिमा। जागता हुआ नागरिक, जागृत प्लस नागरिकाः, जागृत प्लस नागरिकाः। बताइए, तय के बाद न मिला तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न। आगे क्या है, नागरिकाः, और शब्द बन गया जागरण नागरिकाः। जब हम पंचम नहीं करेंगे तीसरा अक्षर रह जाएगा, तो ये देखिए जागृत नागरिकाः। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि जो भगवान होते हैं वो जगत के नाथ होते हैं। जगत प्लस नाथः, जगत प्लस नाथः क्या बन जाएगा रे साथियों, जगन्नाथः। जगन्नाथ नहीं बनाओगे तो जस्व संधि में तीसरा वर्ण होगा तो जगन्नाथः, जगन्नाथः। इसी प्रकार जगत प्लस नारायण, जगन नारायण, नहीं तो हम क्या बना लेंगे, जगद नारायण। और देखिए, पावर का अक्षर भी हो सकता है ना, जैसे अप प्लस महिमा। बताइए, पावर्ग है, पानी का पर्याय है, आगे पंचम वर्ण है, पै के स्थान पर भी पंचम वर्ण लेकर आओ, पापा बाबा मा, अम, आगे क्या है, महिमा, और यह आपका शब्द बन गया अब महिमा। नहीं तो तीसरा करो, पापा ब, आगे क्या जुड़ेगा, महिमा, शब्द बन गया अब महिमा। इसी प्रकार से अप मा, पानी नहीं, ये देखिए साहब बन गई अम्मा, वो वाला अम्मा नहीं, ध्यान रहे, नहीं तो अब माँ। तो इस तरह से कहने का मतलब है, आगे वाला 1 2 3 4 कोई सा भी अक्षर हो, उसके बाद पंचम वर्ण रहे तो आगे वाले वर्ण के स्थान पर भी कौन सा वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है, चाहे वो कोई से भी वर्ग का अक्षर हो। ठीक है। अब इस संधि के प्रसंग में आपने देखा है कि एक बार तो 5वां अक्षर कर रहे हैं हम, और एक बार कौन सा अक्षर कर रहे हैं हम, तीसरा अक्षर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल और केवल पांचम वर्ण ही आदेश होता है, तीसरा वर्ण आदेश नहीं होता है। इसे हम पढ़ेंगे अनुनासिक संधि में, एक विशेष नियम है। वो विशेष नियम क्या है, इसी में दूसरा नियम समझ लीजिए आप इसको कि एक वार्तिक है, और वो वार्तिक बनाने वाले आपको मैंने पढ़ाया कौन है, वार्तिककार का नाम क्या पढ़ते हो आप, कात्यायन।
उन्होंने कहा कि देखिए सब जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं कुछ कंडीशंस। बोले कौन सी? तो उन्होंने एक नियम दिया है, एक वार्तिक वाक्य रूप में कहा कि प्रत्यये भाषायाम नित्यम। क्या कहा उन्होंने? प्रत्यये भाषायाम नित्यम। पढ़िएगा एक बार, क्या लिखा? प्रत्यये भाषायाम नित्यम। सेम नियम है, सेम उसी तरह से प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ये आपसे क्या कहता है उसको समझिएगा। इसका नियम का मतलब है, इसका क्या कहना चाहता है, उसका अर्थ है कि जब आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर के बाद जो पंचम वर्ण होता है तो आगे वाले को भी आप क्या बना देते हो? पांचवा बना देते हो। बोला यदि वो पंचम वर्ण, जो इसके बाद में आप पंचम वर्ण देख रहे हैं, यदि वो पंचम वर्ण जो अनुनासिक वर्ण है वो आपका किसी प्रत्यय संबंधी हो या प्रत्यय का हो, यानी पांचवा अक्षर जो आप बाद में देख रहे हो वो किससे संबंधी हो? प्रत्यय संबंधी हो, तो याद रखिएगा ये जो पंचम वर्ण आप आदेश करते हैं ये नित्य होता है, यानी अनुनासिक संधि का कार्य विकल्प से नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था, बल्कि अब कैसे होगा? नित्य होगा। नियमों का वही है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो, उसके बाद पांचवा हो तो आगे वाले को भी पांचवा। लेकिन साथ में हम क्या कर रहे थे? जस्व संधि का कार्य पढ़ रहे थे ना। अब मना कर दिया कि भाई साहब शास्त्र में प्रत्यय संबंधी यदि ये पांचवा वर्ण हो तो फिर आप ये काम विकल्प से नहीं बल्कि कैसे करोगे? नित्य। और नित्य का मतलब केवल अनुनासिक संधि का कार्य होता है, यानी अब आप जो पहले काम कर रहे थे जस्व संधि का कार्य, वो जस्व संधि का कार्य नहीं होगा। केवल कौन सी संधि का काम होगा? केवल अनुनासिक संधि का काम होगा, बस। अब यहाँ पर मैं कहूँ सीधी भाषा में तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जस्व कार्य नहीं होगा। तो रूप बताओ कितने बनेंगे भाई? एक ही बनेगा ना। अब कहे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रत्यय संबंधी आया है? तो आइए प्रत्यय संबंधी को भी थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ प्रत्यय संबंधी में आपको दो प्रत्यय विशेष, हालांकि और भी हो सकते हैं, पर जो शास्त्र में उदाहरण से देकर समझाया उसमें एक प्रत्यय आपको मिलेगा मात्रच। और दोस्तों मात्रच में बसता है मात्र, और मात्र का नपुंसक लिंग आदि बनाना चाहो तो ज्ञान से ज्ञानम, धन से धनम, तो मात्रच प्रत्यय का मात्र से क्या रूप दिखाई देगा? मात्रम। उसी प्रकार से एक दूसरा प्रत्यय आपके सामने और है विकार अर्थ में आने वाला, उसका नाम है मयट प्रत्यय। और मयट प्रत्यय में क्या बसता है? मय। क्या बसता है? मय। और इसी मय का नपुंसक लिंग आदि में रूप पढ़ोगे तो वहाँ पुल्लिंग में मयः, स्त्रीलिंग में मयी, और नपुंसक लिंग में क्या दिखता है? मयम। अब मैं सीधा ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि अनुनासिक संधि के प्रसंग में जब मात्रम और मयम शब्द दिखे, यानी मात्रच और मयट प्रत्यय का कोई म दिखे या पंचम वर्ण दिखे, तो निश्चित रूप से आप केवल और केवल कौन सा कार्य करेंगे? अनुनासिक का कार्य करेंगे। इसका मतलब वहाँ जस्व संधि कार्य नहीं होता है। बोला ऐसे कैसे होता है? तो आइए उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा है चिद प्लस मयम। क्या लिखा? चिद प्लस मयम। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए मयम में कौन से प्रत्यय की ध्वनि सुनाई दे रही है आपको? मयट की। ये मयम शब्द किस प्रत्यय से बना है? मयट से। तो इसका मतलब ये जो म है वो प्रत्यय संबंधी हो गया ना। ये पंचम वर्ण अब की बार किसका है? प्रत्यय का। तो वही संधि का रूप तो वही है। पंचम वर्ण होने पर आगे वाले अक्षर चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी हो, केवल बताइए उसको कौन सा बना रहे थे आप? पंचम। लेकिन अब की बार हम कहेंगे केवल पंचम वर्ण। क्यों? क्योंकि इस बार आपका जो अनुनासिक वर्ण आप देख रहे हैं ये किसका है? प्रत्यय का। जब आप इसका संधि रूप बनाओगे तो चिद प्लस मयम, और जब जोड़ेंगे तो पंचम अक्षर आप क्या कर देंगे? चिद की जगह द की जगह म, और आपका शब्द क्या बन जाएगा? चिन्मयम। अब मैं कह दूं कि नहीं, साथ में काम करता हूं, मैं तीसरा रूप भी लिख लेता हूं और चिदमयम भी बोल देता हूं। तो दोस्तों ये क्या है? सर्वथा गलत है, अनुचित है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें इसमें यह फ़र्क है कि प्रत्यय संबंधी हो तो केवल अनुनासिक संधि में एक रूप बनता है, और यदि अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का नहीं हो तो वहाँ दो दो रूप सुविधा के लिए आप जस्तों का कार्य भी साथ में कर सकते हैं। आओ विस्तार से उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। अभी अभी क्या लिखा मैंने? चिद प्लस मयम। अब मयम में मयट की आवाज़ आ रही है ना, तो मैंने सिर्फ रूप क्या लिखा है? अनुनासिक संधि में द की जगह पांचवा करिएगा, क्या बन गया? चिन्मयम। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ होता चिद प्लस मात्रम। क्या होता? चिद प्लस मात्रम। आई आवाज़ मात्रच प्रत्यय की। मात्रच प्रत्यय में म आगे दिख रहा पांचवा। प्रत्यय संबंधी कार्य हो
या आगे प्रत्येक अनुनासिक पांचवा वर्ण हो तो वहाँ केवल कौन सा अक्षर करेंगे हम, अनुनासिक संधि में पंचम अक्षर। इसी प्रकार से तद प्लस, अच्छा तत् भी कर सकते हैं ना, कोई वो नहीं है विशेष, तत् प्लस मयम। अब देखो दो ही रूप दिखेंगे आपको, मात्रम मयम मात्रम मयम मात्रम मयम मयम मात्रम, ऐसा। तो एक एक रूप ही हम बनाते चलेंगे। द की जगह पंचम करो, बन गया तन्मयम। यहाँ देख लीजिए वापस, तद प्लस मात्रम, बताइए क्या बन जाएगा, तन्मात्रम। क्या बन जाएगा, तन्मात्रम। सब का सब जगतमय है, जगत प्लस, तय भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जगत प्लस मात्रम। बोलो साहब क्या बन जाएगा, जगन मात्रम। अच्छा एक ही टोन में रख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं बनेगा जगत प्लस मयम, क्या है, तय, क्या करेंगे ना, बन जाएगा जगन्मयम। इधर हम करें नहीं साहब, मैं तो मात्रम लिखूंगा, जगत प्लस मात्रम, और आपका रूप क्या बन जाएगा, जगन मात्रम। क्या बन जाएगा, जगन मात्रम। इसी प्रकार से वाक प्लस मयम, मिल गया मयम, मैट प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण है, एक ही संधि रूप बनेगा, वांग मयम। आपने कभी भी वाग्मयम नहीं पढ़ा होगा कि भाई वाक प्लस मयम, एक बार वाग्मयम भी आप बोल लीजिए, वांग्मयम ही बनता है। इसी प्रकार से वाक प्लस मात्रम बन जाएगा वांग मात्रम, वांग मात्रम। इसी तरह से अप प्लस मयम, अप प्लस मयम बन जाएगा अमयम। नहीं तो जैसे अप प्लस मात्रम बन जाएगा अमात्रम, बन जाएगा अमात्रम। कियत प्लस मयम किन्मयम, कियत प्लस मयम कियनमयम, कियत प्लस मात्रम कियन मात्रम। और ये जो बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है मृत प्लस मयम, वही प्रक्रिया सेम टू सेम, तय की जगह न आएगा मृन मयम। लेकिन मैंने कहा कि पदांत में तय और द से पहले री हो तो उसी न के स्थान पर क्या हो जाता है, म, इसलिए फाइनल रूप क्या बनेगा, मृणमयम। मृत प्लस मात्रम, वही पहले बनेगा मृन मात्रम, लेकिन आगे प्रक्रिया में फिर उसको हो जाएगा ण, तो पहले मृन मात्रम और फाइनल जो रूप बनेगा उसका नाम क्या है, मृण मात्रम। ठीक है भैया जी। तो यहाँ देख रहे हो आप मयम 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 मात्रम मात्रम, तो सीधा हो गया ना कि मयम और मात्रम आ जाए जिस स्तर पर अपन बात कर रहे हैं शास्त्र को छोड़कर। तो जब मयम और मात्रम की आवाज़ आए तो हम बनाएंगे सिर्फ अनुनासिक का रूप, और यदि मान लीजिए दोनों की आवाज़ ना हो तो अनुनासिक संधि में फिर हम बनाएंगे दो दो रूप। एक बनेगा आपका अनुनासिक संधि का और एक बनेगा आपका जस्त संधि का रूप। अनुनासिक संधि का सूत्र कौन है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, विकल्प से काम कर रहा है। और वो जो भाई साहब आए थे एक विशेष नियम लेकर, उसका नाम था प्रत्यय भाषायाम नित्यम। लिखिए साहब, संधि का नाम है तीसरे नंबर पर अनुनासिक संधि। संधि का नाम है अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि। सूत्र लिखें पहला, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस संधि में कौन सा वर्ण किया जाता है, पंचम वर्ण। कौन कौन है वो पंचम, या मा गा णा न। नंबर 5 लिखिए आप, या मा गा णा न। कौन सा वर्ण करेंगे हम, पांचवा वर्ण। अर्थ लिखे साहब,
लिखिए किसी भी वर्ग के, देखो यहाँ पदांत यहाँ भी चलता है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी सीधा रूप पढ़ रहे हैं हम। तो लिखिए आप, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो पूर्व वर्ण के स्थान पर, विकल्प से पूर्व वर्ण के स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का अनुनासिक पंचम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का अनुनासिक, कौन सा वर्ण होगा अनुनासिक? पांचवा। उसी वर्ग का अनुनासिक पंचम वर्ण हो जाता है विकल्प से। पंचम वर्ण हो जाता है कैसे? विकल्प से, विकल्प से। तो भैया जब पांचवा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बोले तीसरा हो जाएगा। तो नीचे लिखें, अनुनासिक संधि के अभाव में अनुनासिक संधि के अभाव में जस्तु संधि कार्य होकर जस्तु संधि कार्य होकर तीसरा वर्ण आदेश होता है। जस्तु संधि कार्य होकर तीसरा वर्ण आदेश होता है। अतः दो दो रूप बनते हैं। अतः दो दो रूप बनते हैं, एक अनुनासिक पांचवा और एक बार पांचवा नहीं तो तीसरा। तो इसी तरह लिखे आप एक तरफ शॉर्टकट में 1 2 3 4 प्लस 5, तो पांचवा और साथ में तीसरा, ये अनुनासिक है और ये जस्त्व है। शॉर्टकट में लिखे आप नियम को नियम में लिखें आप 1 2 3 4 और उसके बाद क्या हो? पांचवा। तो हम करेंगे पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा, लेकिन साथ में चलेगा तीसरा। 5 3 5 3 5 3, अपन 3 5 करते हैं, ये 5 3 करेगा। लिखो विच्छेद अनुनासिक जस्त्व। विच्छेद अनुनासिक जस्त्व। विच्छेद में लिखें आप सबसे पहले एतद प्लस मुरारी, या एतत भी हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं साहब। एतद प्लस मुरारी ही, एक रूप बनेगा एतन मुरारी ही, और एक बार होगा एतद मुरारी ही। पांचवा तीसरा, पांचवा तीसरा। एतन मुरारी ही, एतद मुरारी ही। हो गया दोनों। एक बार पांचवा करें, एतन मुरारी। एतद का मतलब यह कौन है? यह मुरारी है। एषः मुरारी, एतद मुरारी ही। तो समास कर्षम आदि के प्रसंग में मूल शब्द एतद से एतद मुरारी। आगे लिखें वाक प्लस महिमा।
वाक प्लस महिमा वांग महिमा। वाग महिमा और एक बार हो जाएगा वाग महिमा, इधर तीसरा उधर पांचवा, 5 3 5 3 वाग महिमा। वाक प्लस निपुणः वाक प्लस निपुणः वांग निपुणः वांग निपुणः, नहीं तो वाग निपुणः वाग निपुणः। धिक प्लस मूर्खम धिक प्लस मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। एक बार तो क्या बनेगा धिंग मूर्खम ककगंग, और तीसरा करोगे तो दिग मूर्खम दिग मूर्खम। सट प्लस माशाह, टवर्ग होगा तो टठ डण, सट प्लस माशाह क्षण माशाह। षण्माशाः। सट प्लस मूर्ति ही षट प्लस मूर्ति ही षण मूर्ति ही षड मूर्ति ही षड मूर्ति ही। तावर का अक्षर हो तो उसको हम पांचवा न या तीसरा द बना लेंगे। तत् प्लस मा यानी मत, निषेध अर्थ में आता है। माँ एक अव्यय पद है, अविकारी शब्द संस्कृत में। तत् प्लस मा तन मा, नहीं तो तद मा तद मा। पद प्लस नगह, जो पैरों से नहीं चल सकता, न गच्छति नग। पद प्लस नगह पन्नगः, पन्नगः पंचम करेंगे तो, तीसरा करेंगे तो पदनगः। तत् प्लस न बन जाएगा तन्न, नहीं तो तदन। तदन। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, मृत प्लस महिमा, मृत प्लस महिमा। तो पहले पंचम करेंगे तो एक बार न होगा, लेकिन नियम है कि पदांत तय और दै से पहले यदि री हो ना तो फिर इसको न हो जाता है, प्रसंगवश इसको हो जाएगा फिर मृण महिमा। मृण महिमा। तीसरा करेंगे तब तो है ही नहीं मामला, क्योंकि न कोई न होता है। मृद महिमा। मृद महिमा, मिट्टी की महिमा। जागता हुआ नागरिक, जागृत प्लस नागरिक, जागृत प्लस नागरिक बन जाएगा जागरण नागरिक। नहीं तो जागृत नागरिक। जागृत नागरिक। जगत प्लस नाथः जगन्नाथः। नहीं तो
जगन्नाथः, जगन्नाथः। पावर को तुम क्या करेंगे, म पापा बब्बा म, अप प्लस महिमा, अप प्लस महिमा, अब महिमा, नहीं तो अब महिमा, अप प्लस महिमा, अब महिमा, अब महिमा, अप प्लस मा, अप प्लस मा, अम्मा, अम्मा, नहीं तो अब माँ। कर लिया पांचवा तीसरा। एक दो उदाहरण और लिख लीजिए आप। सत प्लस मित्रम, या आपके लिए आप कर सकते हैं आराम से। सत प्लस मित्रम, बताओ देखिए पंचम करेंगे तो क्या होगा। सत की जगह सन, मित्रम, नहीं करोगे तो तीसरा करना पड़ेगा, सदमित्रम। सत प्लस मार्गः, सन्मार्गः, सद्मार्गः। इसी तरह से सट प्लस मुखः, टठडड अण षण्मुखः, नहीं करोगे तो षड्मुख बन जाएगा रे भैया। तो लिखिए सत प्लस मित्रम, षण मित्रम, सदमित्रम। सट प्लस मुखम या षण प्लस मुख, षण्मुख, नहीं तो षड्मुख। चलिए आगे लिखिए नंबर 2, इसी संधि का प्रसंग है। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं नित्य अनुनासिक संधि, वो विकल्प से भी ध्यान रहे। ये क्या है, नित्य। तो लिखिए नित्य अनुनासिक संधि। कौन बोला, वार्तिक बोला, नित्य अनुनासिक संधि। तो वार्तिक लिखे कौन कह रहा है आपसे, ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या कहता है ये नियम आपसे, तो अर्थ लिखिए आप इसका। लिखिए किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि प्रत्यय संबंधी पांचवां वर्ण हो, यदि प्रत्यय संबंधी पांचवां वर्ण हो, पांचवां वर्ण हो, तो पूर्व वर्ण को, नित्य अनुनासिक पंचम वर्ण होता है। नित्य अनुनासिक पंचम वर्ण होता है। अर्थात जस्त्व संधि कार्य नहीं होता, अर्थात जस्त्व संधि कार्य नहीं होता, जस्त्व संधि कार्य नहीं होता। शॉर्टकट में आप चाहें तो लिख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा नियम तो वैसा ही है सेम, केवल कंडीशंस बदल गई कि मैं प्रत्यय का हूँ, पंचम ही होगा भैया।
लिखो 1 2 3 4 प्लस 5 प्रत्यय संबंधी हो तो पांचवा नित्य होता है। 1 2 3 4 प्लस 5 तो नित्य कौन सा? पांचवा नित्य होता है। कब? जब प्रत्यय संबंधी होना चाहिए भैया। लिखा आपने प्रत्यय संबंधी हो। अब वो प्रत्यय संबंधी कौन कौन है थोड़ा सीधा लिख लेंगे तो याद रहेगा। तो लिखिए यहां मातृस प्रत्यय का मात्रम, यहां मातृच प्रत्यय का मात्रम और मयट प्रत्यय का मयम और मयट प्रत्यय का मयम रूप दिखाई देता है। तो मयम और मात्रम शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं, वो आते ही समझ जाएंगे। अरे बाबा यहाँ केवल पंचम ही होगा रे भैया। ठीक है, तो मातृच का मात्रम और मयट का मयम रूप दिखाई देता है। उदाहरण में लिखिए साहब, सबसे पहले है जैसे चिद प्लस मयम, चिद प्लस मयम क्या बनेगा? केवल चिन्मयम। क्या बन गया? चिन्मयम। अब चिन्मयम नहीं चलेगा, ध्यान रहे। चिद प्लस मात्रम, चिद प्लस मात्रम चिन्मात्रम, चिन्मात्रम। तद प्लस मयम, तद प्लस मयम तन्मयम, और तद प्लस मात्रम तन्मात्रम, तन्मात्रम। जगत प्लस मयम, जगत प्लस मयम जगन्मयम, जगन्मयम, और जगत प्लस मात्रम जगन्मात्रम, जगन्मात्रम। वाक प्लस मयम, क्या पढ़ते हैं हम सभी? साहित्य का पर्याय वांगमयम। तो लिखिए वाक प्लस मयम वांगमयम, और वाक प्लस मात्रम हो तो वांग मात्रम। पंचमी कर रहे हैं हम, बस पहले के समान ही, बस एक ही रूप हो रहा है। पहले दो हो रहे थे, अब केवल एक रूप बन रहा है, वांग मात्र। अप प्लस मयम, अप प्लस मयम, अप पानी का जल का पर्याय होता है भैया ना। अप प्लस मयम अमयम, और अप प्लस मात्रम अमात्रम, अमात्रम। मृत प्लस मयम, वही प्रक्रिया आगे ना, वापस देखो। पदांत और द से पहले री हुआ, फाइनल जो रूप होगा आपका वो ये होगा मृण्मयम। तो मृत प्लस मयम मृण्मयम मृण्मयम। और इधर है मृत प्लस मात्रम, तो मृण मात्रम, और फाइनल रूप क्या बनेगा आपका? मृण मात्रम। तो लिखिए मृत प्लस मयम मृण्मयम मृण्मयम, और मृत प्लस मात्रम मृण मात्रम के बाद फाइनल रूप क्या बनेगा आपका? मृण मात्रम।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।